हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो रिमेनिंग सेक्शन है उन चीज़ों के बारे में। ये रिमेनिंग था क्या, तो पिछले दो लेक्चर में, एक लेक्चर में आपको हम सिलेबस बता चुके थे और दूसरे लेक्चर में हम लोग देख रहे थे क्या, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन हम बना चुके हैं। आप लोग अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, अपेक्षा करेंगे आपको उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में लास्ट तक हम आपसे डिस्कस किए थे कि पॉइंट अलग अलग प्लेन में जो चार क्वाड्रेंट हम लोग बनाए थे, वो एक प्लेन में जो पॉइंट था चार क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लेना है वो आपको हम सिखा रखे थे। आज हम लोग का जो सेक्शन आज शुरू होगा वो होगा पॉइंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो पॉइंट के बारे में हम आपको समझा रखे कि कहाँ पॉइंट होगा तो क्या क्या होगा। जैसा कि हम लोग का पूरा ज्योमेट्री 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला क्या है, पॉइंट एंड डिस्टेंस, दूसरा स्ट्रेट लाइन और तीसरा सर्कल। यही हमारा सिलेबस है। पहला पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, पहला पॉइंट एंड डिस्टेंस, दूसरा स्ट्रेट लाइन और तीसरा सर्कल। यही 3 टॉपिक यहाँ हमें स्टडी करने हैं, जिसमें से हम लोग पॉइंट एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं। और पॉइंट और डिस्टेंस में जिसमें से हम आपको पॉइंट बता रखे हैं, पॉइंट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेंट में पॉइंट लेना आपको हम सिखा रखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज के सेक्शन में हम लोग शुरू करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। अब हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ थी कि पॉइंट तो लेना सीख गए और पॉइंट से बनता है लाइन। तो हम लोग सोचना शुरू किए कि अब चलिए अब डिस्टेंस के लिए भी कुछ फार्मूला ड्राइव कर लिया जाए। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे डिस्टेंस फार्मूला की तरफ। आ जाइए, ये सब देखो, ये जो पहला ये जो सेक्शन है आपका वेल नोन टॉपिक है। बहुत अच्छे तरीके से दूरी सूत्र आप लोग ये पढ़े हो, बिंदु और दूरी, मैट्रिक तक ही लगभग ये पूरा कंक्लूड कर दिया गया है। ऑलमोस्ट आपका मैट्रिक वाला सेक्शन ही पूरा है। ये पहला जो टॉपिक, 3 टॉपिक में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। पॉइंट एंड डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। मैट्रिक वाला में पॉइंट एंड डिस्टेंस पूरी तरह से कवर है। मैट्रिक में आप जितना पढ़ के आए हो उससे कुछ खास ज़्यादा इसमें नहीं है। बात समझ रहे? पूरा मैट्रिक वाला सेक्शन ये पहला यूनिट ऑलमोस्ट हो सके यहाँ पर क्वेश्चन का कुछ लेवल आपको थोड़ा सा 1-2 अच्छे 10-5 अच्छे क्वेश्चन मिल जाए, ये अलग चीज़ है। बट वही सारा का सारा यहाँ आपको वहीं से रहेंगे, क्वेश्चन भी उसी तरीके से आएंगे जैसे मैट्रिक लेवल पर तक आते थे। बट एक मतलब कुछ क्वेश्चन आपको जो बुक में देखोगे या प्रैक्टिस के लिए जाओगे तो कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के आपको यहाँ मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा हमें इस टॉपिक में हमें ज़्यादा हाइपर टेंशन या कोई भी मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है वो चीज़ें। और अगर पता है तो देखिए यहाँ पे कि कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है, उस सबको लर्न करते जाइए और पुराने वाले को तो अपने पास आप रखे ही रहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इस सेक्शन में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम लोग एक्स और वाई दोनों लेते हैं पॉजिटिव ही। आपको पहले बताए थे कि हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये चीज़ आपको हम समझा रखे थे। कभी भी पॉइंट लिखने का तरीका ये होता है कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। अब चलिए हम मानते हैं सपोज दैट कि यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूरी सूत्र की तरफ। कहाँ चले? दूरी सूत्र की तरफ। चलिए एक लाइन आपको दिख रहा होगा, इस लाइन का एक फर्स्ट पॉइंट हम ए ले रहे हैं, सेकेंड पॉइंट बी। तो बताइए इसकी दूरी क्या होगी? ए बी हम सब बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, ए बी या डिस्टेंस होगी। हम चाह रहे थे कि अगर ये पॉइंट है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कुछ भी होगा, हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं x1 y1 और बी पॉइंट का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। अब हम चाह रहे थे क्या, x2 y2 मान लेते, हमें पता नहीं है तो मान लिए ये। अब दोस्त हमें ये दूरी निकालना है। ठीक है, ये दूरी जो AB है, जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये दूरी हम निकालना चाह रहे थे कि क्या होगा ये डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग हालांकि हम लोग डिराइव कर लेते हैं इसका,
बट अब कुछ जगहों पे आपको डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर जहाँ भी आपको मन में रहे कि कोई भी टॉपिक जहाँ पे डेरिवेशन आपको चाहिए कि सर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे सर इस चीज़ का डेरिवेशन कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आप बोल दीजिएगा। बाकी जहाँ ज़रूरत है हम खुद डेरिवेशन करवाते चलेंगे। अब देखिए ये डिस्टेंस हमारा कौन सा है, y डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 x1 है, तो ये वाला तो हो जाएगा x1 डिस्टेंस, x दूरी तो x1 डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा y1 डिस्टेंस, तो ये वाला दूरी हो जाएगा y1, ठीक है। और ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला हम कोशिश करते हैं इसको रेड कलर से बनाएं। ओके, ये दूरी देखिए, ये कितना होगा बताइए, ये y दूरी है तो ये y2 पूरा होगा। ओके, ये पूरा y2 होगा। अच्छा, x2 क्या होगा, x2 ये वाला होगा, ये ओके, ये x2 होगा, ये x2 होगा तो ये भी x2 होगा, यानी पूरा ये x2 होगा। उसी तरीके से ये वाला ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा ये y1 और ये हो जाएगा x1। ओके, अब चलिए एक काम करते हैं, ज़रा सा इसको मैच कर लेते हैं, ठीक, इसको स्ट्रेट मैच कर लेते हैं क्योंकि हमारा काम यही से बनने वाला है। दोस्त देखो तो ये पूरा दूरी y2 है, सॉरी x2 है और ये x1 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, यानी इसका नाम दे देते हैं D पॉइंट, यानी AD डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ओके, अच्छा, और ये पूरा है y2, पूरा डिस्टेंस y2 है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा y2 है और ये पूरा y2 है और इतना y1 है, ये y1 है, ये वाला डिस्टेंस y1 है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस, यानी y2 माइनस y1, ठीक है। ये इतना करने के बाद ये परपेंडिकुलर था, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हम फॉर्म किए थे हम लोग। अब यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें ये दूरी पता है क्या, AD, हमें क्या पता है BD। हम लोग सोचे भी वैसे भी कि ये चाहिए था तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं और ये दूरी पता रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। अब चलो लगा लो भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्या, पाइथागोरस इन फ्रॉम फिगर, ठीक है, फिगर फ्रॉम एबव फिगर लिख सकते हो या फ्रॉम फिगर नंबर, इसका नाम दे दो फिगर नंबर A, ठीक है। फ्रॉम फिगर A क्या कहेंगे हम लोग, इन राइट एंगल ट्रायंगल नाम दे दो ADB या ABD में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके दोस्त, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि AB बराबर, हमको AB दूरी निकालना है, AB स्क्वायर नहीं निकालना है, AB निकालना है, तो AB इक्वल टू रूट ओवर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नाउ दोस्त देखो तो AD क्या दूरी है, AD इज x2 माइनस x1 और BD इज y2 माइनस y1। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं AB दूरी जो होगा, अगर हमें दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो, दो लाइन का दो एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। कब, जब दो पॉइंट के बीच एक लाइन के एंड पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो, एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता हो तो दूरी निकालने का, उस लाइन का दूरी कितना लेंथ है उस लाइन का, वो निकालने का तरीका ये होता है। क्लियर। और ये चूंकि ये डिस्टेंस है तो हम लोग इसको हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। चूंकि ये डिस्टेंस है तो इसको क्या लेंगे हमेशा हम लोग, पॉजिटिव। डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। दूरी सूत्र है ये ऑलवेज, इससे जो वैल्यू हमारा आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है। ठीक है, अभी आपको समझ में x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि यहाँ से तो हम लोग ये कंक्लूड कर लिए। अब बात ये आती है कि मान लेते हैं स्पेशल केस में कि ये इंड यहाँ ना होके, ये इंड यहाँ ना होके यहाँ पे होता ओरिजिन के पास, ऐसे ये ओरिजिन के पास होता है ये लाइन, तो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 लाइक दिस। अगर ऐसे होता पॉइंट कुछ ऐसे होता, ठीक है, लाइन ऐसे होता, यहाँ से पास रहता, ये कहीं इसका कोऑर्डिनेट तो हमें पता रहता 0 0, ठीक है, ऐसे रहता ये x माइनस ऑफ x y माइनस ऑफ y, स्पेशल केस। ठीक है, ये है स्पेशल केस। ठीक, जब अगर ऐसे रहता ये पॉइंट, ये मान लेते x, ये x देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कुछ भी मान लो, ये पॉइंट अल्फा बीटा जो भी है, या फिर इसी में आपका ये x, ये हमारा हो जाएगा x2 y2। हम पहले के फिगर को ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे x1 1 था, ये पॉइंट यहाँ चला आया, तो अभी x1 y1 का मान क्या हो गया 0 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ जी, ये दूरी क्या हो जाएगी AD या OD जो भी कहना है कर लो, AB या OB जो नाम देना है दे लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाता क्या x1 0 है y1 0 है, तो हो जाता x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। या फिर कभी कभी अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा होता या अल्फा बीटा लेंगे तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से, तो वेरिएबल का नाम है तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका स्पेशल केस है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं कि क्यों ना इस पे कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम हम आपको करवा दें। ठीक है, चलिए तो दूरी सूत्र पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि पूरे लेक्चर यानी हम पहले जो पॉइंट एंड डिस्टेंस है यानी दूरी है उसका पूरा थ्योरी खत्म करने के बाद अच्छे से फिर से एक मतलब प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम करवा देंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है, जो अच्छे अच्छे सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, और आपको HW भी दे देंगे इसी में। ठीक है, और जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो इसका हम क्वेश्चन बैंक आपसे डिस्कस कर देंगे जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑलमोस्ट जितना आपको बता रहे हैं उतना कर लो, उसमें से बाहर कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है ना। अब बहुत ही आसान है दोस्तों, ये हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। यहाँ तक ये दूरी सूत्र हम लोग जानने के बाद चलिए एक दो इस पर प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि हमें ये फार्मूला हमारे ब्लड में आ जाए। है हम तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये फार्मूला जो मैट्रिक बच्चा मैट्रिक में एडमिशन लिया है चाहे फेल भी कर गया उसके ब्लड में भी होगा, है ना। तो ऐसा मान के चलते कि आपके ब्लड में भी है। चलिए तो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक फंडामेंटल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ a cos अल्फा कॉमा। हम इसलिए थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा है कि आप लोग को ये बेसिक चीज़ें लगभग पता हो, नॉर्मल बच्चे को ही पता हो। a cos अल्फा और a sin अल्फा, ये आपको कोऑर्डिनेट दिया है फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। आपको ये पता करना है कि क्या दूरी होगा ए पॉइंट का ओरिजिन से ए पॉइंट का। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करें कि भाई हमें चाहिए क्या, हमें क्या होगा कि भाई ओरिजिन से चाहिए ए पॉइंट कहीं होगा, ये दिया हुआ है a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा। अब ये हो सकता है, देखिए इसमें ये अल्फा पे भी डिपेंड करेगा कि एंगल, मतलब अल्फा पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो हम ऐसा एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आप बना कर रखो, है ना। ये बात समझना जरूरी है कि अल्फा अगर बहुत हायर एंगल होगा तो ये निगेटिव वैल्यू भी बन सकता है, तो अलग क्वाड्रेंट में ये फिगर बन सकता है। ये एक रफ स्केच है, ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ यही बात हम बोल रहे हैं कि जो चीज़ नहीं आ रहा है सब चीज़ सीखते चलिए। अब देखिए ये O है, ठीक है, OA, हमें OA दूरी निकालना है। तो हम चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, OA बराबर हम जानते हैं क्या होता है, रूट ओवर
जो रहता है उसका होल स्क्वायर, यही तो जानते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, हालांकि 0 0 होता है तो आप कर पहले वाले फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो पहले वाला में टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, इस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, यानी हो जाएगा a cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर। दोस्त यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो दोस्त, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, हम सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्त एक चीज ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि अब ये जो निकालोगे तो हम लोग जब मैट्रिक में रहते तो वहाँ एक गलती कर सकते थे कि OA बराबर A लिख देते, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मॉड A लिखना है, ठीक है, आप इसको मोड में लिखना है ना, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। आपको पहले एक पिछले लेक्चर में भी आपको हम सिखाए होंगे, हालांकि आप लोग का सिलेबस चूंकि इंटरचेंज है, एक्स स्क्वायर को हम लोग हमेशा किस में लिखेंगे, मॉड एक्स लिखेंगे, ठीक, क्योंकि रूट के अंदर से आने वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मॉड हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है, जो निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव करता है भाई, तो पॉजिटिव ही रहता है, तो हमें इसके आगे मॉड लगाना जरूरी है। तो ये हमारा मतलब क्या, मॉड A, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके क्वेश्चन करना देख लिए, एक क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव इस पे। चलिए हम लोग फिर फर्दर थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन था, हम और भी जब एक क्वेश्चन का लिस्ट ही लाएंगे आपके पास, जिसमें केवल हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थ्योरी खत्म कर लेते हैं पॉइंट एंड डिस्टेंस का इस लेक्चर में। दोस्त ये था पॉइंट पहला लेक्चर में बता दिए थे, डिस्टेंस हम लोग अभी सीख लिए। अब बढ़ते हैं इससे आगे का जो टॉपिक है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। यहां तक तो ठीक चल रहा था। अब हुआ क्या, हम लोग का अगला डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम लोग का अगला टॉपिक होगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है डियर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है दोस्त, अभी तक सेक्शन मतलब जान रहे हैं, डिवाइड करना। सेक्शन वर्ड मतलब क्या, डिवाइड करना। और डिवाइड किसको करेगा भाई, एक पॉइंट को तो कोई डिवाइड करेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या, सेक्शन फॉर्मूला है ना, किसके लिए, लाइन के लिए देख रहे हैं। तो देखिए एक लाइन है, कोई लाइन लेट्स, है ना, ठीक। अब उस लाइन जैसे AB लाइन है कोई, ठीक दोस्त, इसको आप बांट कैसे सकते हो, डिवाइड कैसे कर सकते हो, सेक्शन कैसे कर सकते हो। तो सेक्शन करने का दो तरीके होते हैं। एक तो इस पूरे लाइन के बीच में कहीं आप पॉइंट रख दो, इस लाइन के बीच में कहीं पॉइंट रख दो, लेट्स यहाँ कहीं भी, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा लाइन। अंदर में रख दो, इंटरनल में रख दो, इसके AB के इंटरनल में, ठीक है। और एक तरीका क्या है दोस्त, कि इसी लाइन के हम आगे एक पॉइंट रख दें, तब पर भी ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक पूरा ये वाला और एक ये। या फिर एक तरीका ये भी, बाहर रखने का तरीका सिर्फ आगे की ओर ही नहीं, पीछे भी रख सकते थे। देखो एक हुआ कि बीच में रख दो पॉइंट को, जैसे C पॉइंट कहीं यहां रख दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी देखो, बस ज़्यादा दिमाग मतलब हम लोग का है ना क्या, कि हम लोग नॉर्मल भी सोचेंगे ना तो ये सब चीज़ अपने आप निकल के आना शुरू हो जाएगा। दोस्त एक क्या हो सकता है कि पॉइंट को हम इधर रख दें, और एक क्या हो सकता है कि पॉइंट को हम इधर रख दें। AB, ठीक है, पॉइंट हमारा इधर है C पॉइंट, यही तो हो सकता था।
अब देखो भाई सेक्शन है ना, अब यहाँ पे हम लोग अभी बाई सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बाई सेक्शन का मतलब है, देखिए ये सब वर्ड आपके यूज में आएंगे, आपके जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको यूज में आएंगे। बाई सेक्शन का मतलब होता है 2 पार्ट में बांटना। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है किसी लाइन को 3 पार्ट में बांटना, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक ही पॉइंट ले रहे थे, 2 पार्ट में बट रहा है, इसलिए बाई सेक्शन चल रहा है, ठीक है। अब दोस्त देखो, एक तरीका क्या था, बीच में अगर कहीं पॉइंट रखते तो 2 पार्ट में बट रहा, अंदर रखने पर, दो जो हमारा लाइन दिया है उस लाइन के बीच में रखने पर, तो वो होगा इंटरनल डिवीजन। ये क्या होगा, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ओके। और अब देखिए ये दोनों, जब ये डिवीजन जो हो रहा है इतना और इतना के रूप में, तो ये क्या आपको ये दिख रहा है कि ये पॉइंट के अंदर है या बाहर, ये भी देख लो। ये दोनों जो हमारा लाइन है उस लाइन के बाहर पॉइंट है। तो इस तरह से जो डिवीजन होगा उस डिवीजन को हम लोग नाम देंगे एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है दोस्त। चलिए तो हम लोग अब शुरू कर लेते हैं कि अब इसी के दो, यही जो सेक्शन कर रहा है तो इसमें आपको क्या होता क्या एक्चुअल में। अब देखिए ये जब सेक्शनिंग होता है, जो डिवीजन होती है उसमें, उस केस में क्या होता है, देखिए अब होता क्या है कि ये पूरा जो लाइन था उसको हम 2 टुकड़ा में बांट लिए। तो 2 टुकड़ा में बांटते हैं तो ये अब जो 2 अलग अलग टुकड़ा में बांट दिए तो वो हमारा कहलाएगा रेशियो, कि कितना इस टू कितना में बांटे, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेशियो। रेशियो मतलब कितना इस टू कितना में बांटे। तो ये कितना रेशियो कितना में हो सके, ये 50-50 पर बांटा हुआ हो, ये 1/3 पे हो, मतलब देखिए कहने का मतलब समझिए, ये कितना पार्ट है, ये कितना पार्ट है, तो उसको बोलते हैं रेशियो। तो अब हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना क्या है, सो देखिए अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। चलिए अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और भी अच्छे से, और इसके लिए हम लोग को इसमें प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा, सो देख लीजिए। इसमें प्रॉब्लम भी देख लेते कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए इसमें प्रॉब्लम कैसे क्रिएट है भाई, देखो अगर हमें वो लाइन देगा तो लाइन का इंड पॉइंट दिया रहेगा, तो इंड पॉइंट दे देगा और कहेगा कि वो पॉइंट बताइए जो इसको इतना इतना रेशियो में बांटता हो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ लेगा। या फिर वो कोऑर्डिनेट ना पूछ के कहेगा ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट इतना है, एक और उसके दोनों इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना है, और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, तो बताइए कितना रेशियो में बांट रहा है। तो इसमें से आपसे किसी भी तरह, इसी तरह से राइट लेफ्ट करके रोटेट करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कहेगा कि इंटरनल डिवीजन है, एक बार कहेगा एक्सटर्नल डिवीजन है, बस क्वेश्चन इसी क्राइटेरिया का आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, और वो भी आपको बहुत वेल नोन अच्छी तरीके से पता होगा ये चीजें, ठीक है। चलिए अब आज से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन के वर्किंग अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन पे काम कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन जो होगा वो होगा एक्सटर्नल डिवीजन, और ये होगा फॉर इंटरनल, पहले फॉर इंटरनल पहले देख लेंगे, फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक। चलिए दोनों में यही पे देख रहे हैं। हाँ, इसका डेरिवेशन अगर आपको लगता है रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, हम अलग से जो भी जहाँ जहाँ डेरिवेशन होगा हम उसका अलग से एक डेरिवेशन का पूरा वीडियो बना के रख देंगे। हाँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी, आप लोग का डिमांड, एक जनरली आपसे एग्जाम्सन में सबका डेरिवेशन तो आते नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि हाँ इसकी डेरिवेशन हमें सीखना है या जानना है, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है समझ में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, हम जितना भी डेरिवेशन वाला सेक्शन होगा उसका अलग से डेरिवेशन का एक वीडियो लेक्चर ही बना कर रख देंगे, सब में खाली प्रूफ का ही केवल, ठीक है। हाँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग का संख्या रहेगा सफिशिएंट तो फिर कर देंगे उसको। देखो भाई, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, लेट AB is the line whose end points coordinate is
x1 y1 and x2 y2 respectively and point P divides the line internally in the ratio of देखिए इन द रेशियो ऑफ m/n, यानी m/n, या कभी कभी आपको ये डायरेक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा m/n के फॉर्म में, यही रेशियो, ठीक है, ये चीज़ें। अब दोस्त यहाँ से देखो क्या होगा, लेट्स हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हम लोग पहले इसको क्लियर कर लें। ये हमारे पास लाइन है ए बी जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लेस मानते हैं P पॉइंट, जो हमारा जैसा एजम्पशन है उसके अनुसार से ये x और y है, इसका रेशियो है m और इसका रेशियो है n, ठीक। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। तो देन ये जो कोऑर्डिनेट होगा x जो हमें चाहिए था, ये हमें दिया रहेगा, ये निकालना हो सकता है, ये और ये दिया हो सकता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो सकता है कि आपको ये तीनों दिया है, एम एन और एन का n/n का रेशियो निकालना रह सकता है, उनको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बट क्वेश्चन इसी में राइट लेफ्ट करके आपको दिया रहता है। अब देखिए देन एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा देन x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक। एंड y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा, यानी y की जो वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की जो वैल्यू होगा वो होगा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। दोस्त याद कैसे रखेंगे ये रेशियो, देखिए ध्यान से, ये रेशियो जो है, ये रेशियो क्या है, m/n जो है वो AP बट्टा, रेशियो जो है वो क्या चीज़ है, रेशियो है AP बाय PB का, और यह है m/n, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे। दोस्त अब इसको हम मेमोराइज कैसे रखेंगे, देखिए m वाले को ध्यान सुनिएगा, देखिए m वाले को my2, देखिए ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और n वाले को इससे, अपोजिट एक दूसरे के, है ना। ध्यान से रखिएगा, इस रेशियो वाले को इधर वाले से और इस रेशियो वाले को इधर वाले से अलग अलग टर्म है। जैसे देखो ना, यहाँ m है तो इसके साथ x ब्लॉक निकाले तो x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और n है तो इसके साथ x1 से, x के लिए। और उसी तरह से y1 के लिए, y के लिए देखेंगे तो m है तो y2 से, और इधर n है तो y1 से, ठीक है। ये है आपका, ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करके लाए, ये हुआ हमारा किसके लिए, इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन, किसके लिए, फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ओके दोस्त, ये आपका इंटरनल डिवीजन के लिए। उसी तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल डिवीजन देख लिए। इंटरनल डिवीजन में क्या हुआ, अगर हमें पॉइंट निकालना था x = mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और y को निकालना है, y कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है मिड में उसका हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये जानने के बाद इसका एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस क्या, कि मान लीजिए कि ये पॉइंट इधर किसी रेशियो में हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि ये इसके मिड में हो, ये पॉइंट क्या हो, मिड में, है ना। अगर दो बिंदु के बीच में कोई पॉइंट होगा मिड में तो वो मिड पॉइंट होगा, है ना। अब देखो स्पेशल केस बन जाता है मिड पॉइंट। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं जरा सा, इन एक्सटर्नल अलग से डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसको मिड पॉइंट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए स्पेशल केस है ना इसी का,
स्पेशल केस फॉर इंटरनल डिवीजन है ना, स्पेशल केस ऑफ इंटरनल डिवीजन, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का स्पेशल केस देख लेते हैं दोस्त। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छा जरा सोचो कि अगर ये मिड में हो जाए, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, तो आप देख लो अगर मिड में हो जाता है, ए बी के मिड में अगर पॉइंट पी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, मिड में हो जाएगा तो देखो m और n, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा, और ये रेशियो 1:1 का आ जाएगा, नहीं और बराबर हो जाएगा तो m/n क्या आ जाएगा, m/n इक्वल टू 1/1। क्लियर, ये हो जाएगा क्योंकि इक्वल होगा। तो अब दोस्त अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ज़रा सा हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड पॉइंट के केस में क्या होता है, कुछ भी नहीं, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल, m के बदले हम लोग n डाल सकते हैं या n के बदले m, तो mx2 रहने देंगे, चूँकि दोनों बराबर है तो इसको लिख सकते हैं क्या, mx1 अपॉन m प्लस m। अब इसमें से m कॉमन लेते हैं, ये 2m हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, m कॉमन लेंगे तो x2 प्लस x1 बट्टा 2m, ये m से m कैंसिल, ये बन जाएगा क्या, x2 प्लस x1, यानी x1 प्लस x2, थोड़ा अच्छे से लिख लेते कोई दिक्कत नहीं, x1 प्लस x2 बाई 2। तो इसीलिए x क्या आ जाएगा इस केस में, x निकालने का तरीका आसान थोड़ा हो जाता है, x1 प्लस x2 बाई 2, ये आपका x निकालने का तरीका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये x निकल जाएगा। उसी तरीके से y निकाल लेंगे तो सिमिलरली उसी तरीके से y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। उसी तरीके से y1 बराबर के y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए कितना आसान हो गया। तो अब अगर अगर आपको ये कहीं से ये पता चल जाए कि भाई ये मिड पॉइंट होगा तो कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ लीजिए, x1 x2 का 2 से भाग दे दीजिए तो ये x मिल जाएगा बीच का पॉइंट, y1 y2 जोड़ लीजिए 2 से भाग दे दीजिए तो बीच का। फिर आपको इतना एक mx2 nx1 करने की जरूरत नहीं, हाँ 1:1 रेशियो रख के या बराबर लेकर आप कीजिएगा तो फिर वही आएगा। तो हम इतना फालतू वर्क क्यों करने जाएंगे, हम क्यों ना x1 प्लस x2 अगर मिड पॉइंट अगर हमें पता चल जाए तो करके कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका स्पेशल केस, अगर आपको कहीं पता चल जाए तो m तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए तो ये यहाँ तक हम लोग इंटरनल डिवीजन को कंप्लीट कर लिए। जरा सा एक्सटर्नल डिवीजन पे भी चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलो दोस्त अब डिस्कस कर ले इन एक्सटर्नल डिवीजन फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, देखिए एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए अब जैसे कि हम लोग पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में समझ रखे हैं कि अगर ए बी कोई लाइन है और उस लाइन का एक एक्सटेंडेड पार्ट सी पॉइंट हम लेते हैं तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये होगा m और ये डिस्टेंस हुआ n। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। बहुत बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था एक्सटर्नल डिवीजन में कि कौन सा m वाला पोर्शन रहता है कौन सा n वाला पोर्शन रहता है, वो चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। ये पूरा दूरी m होता है और ये n रहता है। अब दोस्त देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग को अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ दिया रहेगा, क्योंकि जो पॉइंट दिया रहेगा उसका कोऑर्डिनेट हमें पता रहेगा, और मान लीजिए नहीं भी पता रहेगा तो इस टर्म में दिया रहेगा कि हम उसको निकाल सकते हैं एक्स वाई। ठीक है, ये हमें पता करना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये रेशियो हमें पता है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में तो हम लोग यहाँ जो निकालते हैं x इज इक्वल टू वो होता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ओके,
आपको अगर ये फिगर भी याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। y इज इक्वल टू, यहाँ जो आपका रेशियो है यानी हम किस हम लोग ले रहे हैं ए सी अपॉन बी सी का रेशियो m अपॉन n का, ठीक है। y इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये फॉर्मूला, हाँ अगर इसका फर्दर डेरिवेशन के लिए अगर आपको लगता है कुछ नीड है तो हमको बोल दीजिएगा, पहले भी बोले हैं, हम डिराइव करके अलग से वीडियो ही बना देंगे सबका, ठीक। तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीज़न का है। अगर आपको कोई भी ज़रूरत लगता है या कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए किसी भी मतलब सब्जेक्ट जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर अलग से डिस्कशन कर लेंगे। अब ये आपको एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला याद रखने हैं, बीच में सिर्फ माइनस आ गया है, बाकी सारा चीज़ सेम है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, एक्सटर्नल हो गया हमारा, इंटरनल डिवीजन हो गया। हालांकि क्वेश्चन जो आपसे दिया रहेगा उसमें एक चीज़ लिखा रहेगा हमेशा आपको कि वो इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, तो क्वेश्चन में आपको मेंशन करके रखेगा, बाह्य विभाजन या अंतर विभाजन वो बोल दिया रहेगा आपको, ठीक है। अब चलिए इससे आगे थोड़ा सा एक नोट लिख लेते हैं। नोट इस सेंस में, नोट क्या कि कभी कभी आपको m/n के फॉर्मेट नहीं दिया रहता है, तो वहाँ पे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, नोट समटाइम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू ज़रूरत के हिसाब से कुछ रिक्वायरमेंट, we assume m/n is equal to lambda is to 1। lambda इसका नाम है लैम्बडा, ठीक है, इसका नाम है लैम्बडा, ठीक। लैम्बडा इज टू 1 हम लोग ले लेते हैं रेशियो, है ना। इस रेशियो का यूज करके हम कैलकुलेशन करते हैं, फर्दर हमारा सवाल इजी वे में थोड़ा सॉल्व हो जाता है, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ये लैम्बडा इज टू 1 क्यों लेते हैं, देखिए m/n कोई रेशियो होगा तो उसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कुछ तो आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5/2 या समथिंग लाइक दिस, कुछ भी 5/2 या कुछ भी, तो ये 2.5 होगा ना, इसको तो लिख सकते हैं ना 2.5/1। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग जो एजम्पशन लेते हैं जब ज़रूरत रहता है तो लैम्बडा इज टू 1, जिससे सवाल क्या होता है आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। प्रॉब्लम के थ्रू इस सबको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपको जितना हम बताए हैं डिस्टेंस फार्मूला उसको मेमोराइज कर लीजिए। एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन का स्पेशल केस याद कर लीजिए। फिर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए और ये जो नोट आपको समझाया वो बात याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए सेक्शन है तो छोटा है ना, ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, पॉइंट एंड डिस्टेंस वो पूरा मैट्रिक वाला ही है, तो हम लोग इसको चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी ये कवर अप हो जाए। अब ये चीज़ें हो गई, अब इस सब पे प्रॉब्लम कराएंगे एक एक करके। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग, इस छोटा सा सेक्शन आप पढ़े भी हो तो एक बार पूरा थ्योरी कवर कर लेते हैं, फिर उस पर एक एक करके न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्त अब आ जाते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन सारे आप सीख गए हैं, तो ज़रा सा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बढ़ते हैं, सो एक कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जिस सबका यूज आने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट अपेक्षा करते हैं आप लोग जान रहे हैं, अगर नहीं भी जान रहे हैं तो उस चीज़ को सीख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस सब का यूज करके हमें कई सारे क्वेश्चन फॉर्म करके दे सकता है। तो ये सब चीज़ नॉलेज हमारा क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए सब चीज़ पे। जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, नहीं जानते वो लोग सीख लीजिएगा। देखिए ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रायंगल हमारा क्या क्या हो सकता है दोस्त, देखो ट्रायंगल हमारा क्या क्या हो सकता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी जोड़ना ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन आपको जो मिलेगा आपके बुक में हो सबको अच्छे से कर दो। ट्रायंगल हमारा 3 प्रकार के, वैसे अलग अलग एंगल के बेसिस पे 3 प्रकार के, साइड के बेसिस पे 3 प्रकार के हम लोग ट्रायंगल बना रखे। हम लोग अभी साइड के बेसिस पे देख रहे हैं। साइड के बेसिस पे कौन कौन होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा इसके बाद
स्केलिन ट्रायंगल, आइसोस्केलिन और आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना। पहले आइसोसेल्स ही लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो ठीक है, आइसोसेल्स लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा पैटर्न में। आइसोसेल्स ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। दोस्त ये 3 ट्रायंगल होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ठीक है, साइड के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। अब यहाँ हम लोग सबका परिभाषा लिखने जाएंगे। थोड़ा सा परिभाषा पूछता नहीं है इसका, तो हम आपको थोड़ा स्टैंडर्ड वे में पढ़ाएंगे। बाई इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का क्या मतलब है, हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड वे में याद रखेंगे क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। दोस्त देख लो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु, समबाहु मतलब तीनों साइड इक्वल, तो यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी इक्वल टू ए सी। इस सब का क्या यूज आएगा वो हम आपको बताते हैं भैया नेक्स्ट अथी में। और ये इसमें ये और ये बराबर होगा, बट ये बराबर नहीं रहेगा। कोई भी दो साइड मतलब एनी 2 साइड्स। यहाँ तो हम लोग एक खास देख लिए, इसमें से कोई ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं, कोई 2 साइड इक्वल होगा, तीसरा इक्वल नहीं होगा समद्विबाहु में, है ना। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो केस होगा ए बी बराबर ए सी एंड डज नॉट इक्वल टू बी सी। इसी तरीके से 3 के अलग अलग केस बनेंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर हो और वो नहीं हो, ठीक है। ए बी ए सी इज इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए बी। अब ये दोनों बराबर हो, ये नहीं हो। तीसरा बी सी इज इक्वल टू ए बी डज नॉट इक्वल टू ए सी। तो इस तरीके से 3 केस होंगे, इस तीनों में से कोई भी फुलफिल होगा तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। अब स्केलिन ट्रायंगल क्या होगा, कोई भी बराबर नहीं होगा, है ना, कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, ठीक। तो हम लोग अब परिभाषा के तौर पे सबका ये नहीं लिखेंगे, अब चूंकि यहाँ परिभाषा पूछता भी नहीं है और हम लोग का एक लेवल भी हो चुका है, मैट्रिक उट्रिक कर चुके, परिभाषा सब रट्टा मार चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं रखेंगे, हम ये इस तरह से याद रखेंगे, साइड ये इक्वल है, ये तो क्लियर है ये चीज़। चलिए हम लोग अब बात करते हैं इससे आगे दोस्त नेक्स्ट लेवल पे, कि ये था ट्रायंगल के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, कहेगा प्रूव कीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रूव करिए कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, प्रूव कीजिए कि स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से देगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं जरा सा यहीं पे, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए। तो आपको ये पॉइंट दे देगा, कहेगा कि प्रूव कीजिए कि दिया गया जो कोऑर्डिनेट्स है या पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है वह इक्विलैटरल ट्रायंगल का है या फिर पहचानने के लिए कह सकता है कि इसमें से जो कोऑर्डिनेट का जो सेट दिया गया है वह पहचानिए कि किस ट्रायंगल का है ना। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकता है। तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात करें तो क्या किया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के दोस्त क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको करना क्या है कि एक 90 डिग्री एक एंगल रहता है इसमें, क्योंकि एक ट्रायंगल में एक मिनिमम मतलब मैक्सिमम एक ही राइट एंगल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 2 ये आपका बेस होता है B और ये होता है परपेंडिकुलर, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एंगल आप ले रहे हैं, आपको ये भली बात ही पता है। तो अगर आपको ये 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा प्रूव करने के लिए, तो आपको पता है ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
ये बात हम लोग याद रखेंगे। अगर हमें दे दिया तीनों पॉइंट तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से दूरी निकाल लेंगे। अगर प्रूव करेंगे कि AC स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर आ जा रहा है तो हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल का दिया हुआ जो कोऑर्डिनेट होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट होगा। बहुत ही आसान। चलिए, तो यहाँ तक करने के बाद अब आ जाते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जान लिया। अब इसी तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल से जुड़ा हुआ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक, नोट कर लीजिएगा सबको इसी तरीके से जैसे आपको हम करवा रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। अब इस सब की परिभाषा देने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। इस लेवल पे आपको चतुर्भुज होता है, द फिगर्स सराउंडेड बाय 4 sides known as quadrilateral and it is a closed figure। ऑब्वियसली ये बंद फिगर होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में, आपको कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कैसे कैसे पहचानेंगे। और इस सब पे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक्स में मिल जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट के। प्रूफ कीजिए, कोऑर्डिनेट दिया हुआ प्रूफ कीजिए, ये कौन सा ट्रायंगल, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है का कोऑर्डिनेट है, इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की, रेक्टेंगल, फिर बात करेंगे पैरेललोग्राम, और फिर बात करेंगे हम लोग रोम्बस, और फिर बात करेंगे हम लोग, ये हमारा मेन कैटेगरी रहेगा किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर में क्या होता है हमारे साथ। स्क्वायर के प्रॉपर्टी जरा हम लोग स्क्वायर का एक फिगर बना लें। स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है, रेक्टेंगल कुछ, अब ये सब तो आपके ब्लड में आ गया होगा। अब जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक तो ये सब जाएगा नहीं, है ना। अब ये सब चीज़ें तो ये सब चीज़ें तो हम लोग के ब्लड में आ चुकी है। अब ये जाएगा ऐसे नहीं, ठीक है। चलो दोस्त, ठीक है दोस्त, इस सब के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ याद आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। ABCD, 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 ठीक है दोस्त। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को पता है ऑलरेडी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर हम लोग जानते हैं तो पहला बेसिक बात तो हम जानते हैं कि इसके चारों साइड क्या होता है, इक्वल, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ठीक है। ये होता है पहला प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसके डायगोनल्स जो होते हैं, वर्ग के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको रखना है AC इज इक्वल टू BD, ओके। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि AC और इक्वल टू BD या DB होना चाहिए, ओके। तो ये दूरी आपको ये बराबर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब, अगर किसी 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर चारों कोऑर्डिनेट से हम डिस्टेंस निकाल ले और चारों बराबर आ जाए, फिर हम लोग चेक करें कि डायगोनल बराबर है कि नहीं, और हो जाएगा तो एग्जैक्टली वो दिया हुआ जो कोऑर्डिनेट होगा वो स्क्वायर का कोऑर्डिनेट होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डायगोनल बराबर देखना ना भूलना है, ठीक है। तो वो चीज़ें। फिर इसके बाद अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की पहला प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड ये इक्वल हो जाएगा, यानी AB इक्वल टू CD। अब ये होने के बाद डायगोनल इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना है, AC इक्वल टू, पहले तो आपको चारों साइड बराबर करना है, AD इक्वल टू BC। ये जितना कंडीशन लिख रहे हैं वो होगा तभी वो रेक्टेंगल हो पाएगा। और तीसरा AC इक्वल टू BD,
ये पूरा कंडीशन फुलफिल होगा तो वो रेक्टेंगल दिया हुआ कोऑर्डिनेट क्या होगा, रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट। मतलब अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए, अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो पहला प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के लिए आपको याद रखनी है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड तो इक्वल रहेगा, ए डी इक्वल टू बी सी। तीसरा प्रॉपर्टी आपको याद रखने हैं, बहुत ही वीवीआई है, जो आपको याद रखने हैं कि इसका डायगोनल बराबर नहीं होता है, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है। बट इससे भी एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद करने हैं, जो याद रखना है, जिससे इसका क्वेश्चन कभी कभी आपको बहुत टफ लगेगा, और अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। जो चौथा प्रॉपर्टी है वो कहता है कि इस दोनों पॉइंट यानी जो इसके अपोजिट वर्टिसेज है, अपोजिट वर्टिसेज कौन होगा, बी के अपोजिट वर्टेक्स कौन है, डी, और सी के अपोजिट वर्टेक्स कौन है, और ए के अपोजिट सी। इस दोनों का मिड पॉइंट होता है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इस दोनों का भी मिड पॉइंट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी ये दोनों के लिए मिड पॉइंट होता है ना। P इज द मिड पॉइंट फॉर AC एंड BD बोथ, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो क्या चीज़, तो इसका डायगोनल क्या होता है, मिड पॉइंट पे होता है। ठीक है। तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, मिड पॉइंट फॉर द अपोजिट वर्टिसेज, फॉर द अपोजिट वर्टिसेज इज सेम, एक ही होता है। देखिए ध्यान में हमका जो बात है, ई पॉइंट को नोट कर लीजिएगा इससे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आप दूरी निकाल के बहुत कोशिश करोगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने का, या अननोन होगा या कहेगा इसमें से कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं देगा, और पता करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो विद इन 1 मिनट बन जाएगा, नहीं तो आपको 5-6 मिनट 7 मिनट तक कभी आप करते रहोगे तो आप फंसे हुए रहोगे। तो ये आप याद रखिएगा। पैरेललोग्राम में हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम कि जो क्वेश्चन होते हैं इस पे आते हैं, जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। पैरेललोग्राम दे दिया तो आप दिमाग में एक बात रखोगे क्या क्या कि इसके मिड पॉइंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो वहाँ से आप आसानी से कर लोगे। अब चलो बात कर लेते हैं जरा सा दोस्त इसका, रोम्बस का। ठीक है। तो रोम्बस के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये होता समांतर चतुर्भुज, ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज फिर क्या, सभी साइड क्या रहेंगे, इक्वल, यानी ए डी इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। ये बराबर होंगे, चारों साइड बराबर होंगे। और दूसरा इसके जो डायगोनल होते हैं वो बराबर नहीं होते, इसके जो डायगोनल होते हैं वो बराबर आपस में नहीं होते। ठीक है। इसके डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो यानी AC डज नॉट इक्वल टू BD। तीसरा बात ये है कि इसके डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, are perpendicular to each other। ठीक है। डायगोनल्स क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के। ये था हमारा इस क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। अब जरा सा थोड़ा सा रोम्बस पे भी चर्चा कर लेते हैं। रोम्बस कहते हैं ट्रेपीजियम पे, एक और सेक्शन हमारा होता है ट्रेपीजियम। ठीक है। ट्रेपीजियम के बारे में हम लोग चर्चा करें तो ट्रेपीजियम के बारे में हमें जानकारी जहाँ तक रहती है कि इसमें कोई दो साइड आपस में पैरेलल रहता है। ठीक है। A B C D, कोई दो साइड आपस में पैरेलल रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है। पहला केस क्या है, AB
पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और एरिया क्या हो जाता है, जैसे कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हम डाल दें एक ई पॉइंट, तो ये आपका ई जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2, तो ये होता है एरिया क्या हो जाता है, एरिया इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें कुछ विशेष रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब होता है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इंटू का हाइट, नहीं यही होता है समांतर भुजाओं का योग इंटू गुना का ऊंचाई, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक जानकारी याद करके रख लेने हैं, ठीक है बेसिक। तो दोस्तों अपेक्षा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और बहुत आदमी, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आप पहले से ही जान रहे होंगे। जो लोग नहीं जान रहे हो वो लोग इस बात को मेमोराइज कर लिए। इस सब का काफ़ी एप्लीकेशन आएगा, इस पर बेस्ट काफ़ी क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप मेमोराइज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। तो अभी तक ले हम लोग जो देख लिए, क्या क्या देख लिए, पहले डिस्टेंस फार्मूला, फिर सेक्शन फार्मूला, और फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। चलिए अब आ जाइए, कुछ और भी चीज़ हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ हम लोग का। हम लोग अब देखते हैं ज़रा सा कुछ टर्म्स। एक आता है सेंट्रॉयड, है ना, सेंट्रॉयड, ठीक है, जिसको हम लोग जी कहेंगे, ठीक है। आपको किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड निकालने के लिए दे देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा और कहेगा सेंट्रॉयड निकालिए। तो सबसे पहली बात, निकालने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रॉयड होता क्या है ना। किसी भी ट्रायंगल में अगर आप ध्यान सुनेगा, किसी ट्रायंगल में आप 3 ठो लेंथ बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। लेंथ बाइसेक्टर, ध्यान देखिए, लेंथ बाइसेक्टर क्या होता है, भुजा को जिस वर्टेक्स से डालेंगे जिस भुजा पे, उसको 2 बराबर भाग में बांट देगा, है ना, ठीक है। लेंथ बाइसेक्टर, ठीक, लेंथ बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, लेंथ बाइसेक्टर, ओके। अभी आप देख पा रहे हो कि एक लेंथ बाइसेक्टर ड्रॉ हो चुका है। अब देखिए आपको 3 लेंथ बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, ए डी ई एफ, ओके। ये 3 लेंथ बाइसेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या चीज़ है, लेंथ बाइसेक्टर, ठीक है। ये है लेंथ बाइसेक्टर, ध्यान रखिएगा। लेंथ बाइसेक्टर, ये जब हम किसी वर्टिसेस से लेंथ बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स से ट्रायंगल का, और तीनों वर्टेक्स से जब लेंथ बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉयड। अभी से दिमाग में फिक्स कर लीजिए, सेंट्रॉयड एक पॉइंट का नाम है। तो किस पॉइंट का नाम है, वह पॉइंट जो लेंथ बाइसेक्टर के, ट्रायंगल के लेंथ बाइसेक्टर के कट करने से हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और तो इसको हम लोग इसका जो कटिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट के लिए थोड़ा हम लोग स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, जी। अब ये जी पॉइंट है तो इसका कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा। सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए, जो आपका वर्टिसेस होगा उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। कहेंगे कि हम आपको कुछ देंगे, नहीं कहेंगे इसका कोऑर्डिनेट निकाल देते, ऐसा तो सवाल ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमको कुछ दिया रहेगा। तो दिया क्या रहता है, ऑलमोस्ट आपको केसेस में तीनों ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस आपको दे देंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है, ये दे देंगे, है ना। अब ये दिया हुआ है, फिर आपको कहा जाएगा कि सेंट्रॉयड निकालिए ट्रायंगल का। बिना दिए हुए नहीं पूछ सकता, ये बात फिक्स रखिए, है ना। देगा तभी, क्योंकि बिना दिए हुए हम क्या करके देंगे, कुछ भी नहीं, है ना। तो अब देखिए सेंट्रॉयड है, तो सेंट्रॉयड जी है, इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो कोऑर्डिनेट, चूंकि हम अभी प्लेन फिगर की चर्चा कर रहे हैं दोस्त, अगर प्लेन फिगर की बात होगी तो प्लेन फिगर में क्या होगा कि प्लेन फिगर में आपका 2 डायमेंशनल होगा। तो कोऑर्डिनेट तो 2 ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जेड पे तो जाएंगे नहीं क्योंकि 2D फिगर की चर्चा कर रहे हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, यानी इसका एक्स और वाई होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x1 बहुत ही आसान, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और फिर y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3।
हाँ, अगर इसका भी डेरिवेशन आपको चाहिए, बोले ना कि जहाँ भी आपको लगे कि डेरिवेशन, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फाइनली सबका डेरिवेशन करके अलग से रख देंगे। लेकिन ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग कहोगे तो इसको भी ड्राइव कर दिया जाएगा, डेरिवेशन आसान होता है इसका भी। ठीक है, हो गया ये कोऑर्डिनेट हम लोग निकालिए, यही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। आप कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तीनों x1 x2 x3 को जोड़ लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, और y1 y2 y3 को जोड़ लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और ये y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये x इसका मिल जाएगा, इसका y मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रॉयड का मतलब समझ गए कि वो लेंथ बाइसेक्टर के कटिंग पॉइंट जो होता है उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉयड, और उसका कोऑर्डिनेट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब इससे आगे जैसा हम लोग बात कर लें अगला नेक्स्ट इन सेंटर के बारे में। ये था सेंट्रॉयड, क्लियर कर लीजिए। अगला है हम लोग का इन सेंटर। नेक्स्ट है हम लोग का इन सेंटर, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है। अब देखिए जो हमारा ये कटिंग पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, कटिंग पॉइंट ये आपका एंगल बाइसेक्टर रहेगा। ध्यान सुनिएगा, अभी ये जी था ना, अब ये आई होगा, क्या होगा, आई। ठीक है, ये पॉइंट अगर हम लाइन ड्रॉ करें और वह वर्टिसेस से, और यह होगा एंगल बाइसेक्टर। ध्यान सुनिए, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल के दो समान भागों में बांटता है। एंगल बाइसेक्टर के कटिंग पॉइंट से मिलता है इन सेंटर, लेंथ बाइसेक्टर के कटिंग पॉइंट से मिलता है सेंट्रॉयड। ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, एंगल बाइसेक्टर के कटिंग पॉइंट से क्या मिलता है, इन सेंटर, और लेंथ बाइसेक्टर के कटिंग पॉइंट से क्या मिलता है, सेंट्रॉयड। क्लियर यहां तक। अब देखिए ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल बाइसेक्टर उसमें क्या था कि हमें एंगल कितना पे उससे ज़्यादा मतलब नहीं था, हमें मतलब था कि दोनों साइड बराबर बराबर कटनी चाहिए, तीनों पे, सब पे। और इसमें क्या है, एंगल बाइसेक्टर में लेंथ कितना पे कट रहा है हम उसको मैटर नहीं कर रहे हैं, हम एंगल बराबर बराबर देख रहे हैं। तब लाके लाइन ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर। ठीक है, अब देखिए इन सेंटर होगा तो उसका भी कोऑर्डिनेट होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, इस जो कोऑर्डिनेट हो इसको आई से डिनोट करते हैं, इसका स्पेशल होता है आई इसके लिए। ठीक है, तो इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट इन सेंटर का। ठीक है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपको प्रक्रिया में काम करने में, वो आपको सेंट्रॉयड की तरह आसान नहीं रहेगा, थोड़ा सा आसान है, फॉर्मूला पे करना है, मतलब आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा। मेहनत किस सेंस में, आपको सबसे पहले ये दूरी निकालना पड़ेगा तीनों साइड का इसमें। तो ए के सामने के जो साइड है हम उसको मान लीजिए, हम उस डिस्टेंस को ले लेते हैं ए, ये ए डिस्टेंस है, स्मॉल है। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस बी सी बराबर ए है, और ये ए सी देखिए ए बी बराबर सी के सामने के, इसको इस डिस्टेंस ले लेते हैं सी, मान लीजिए कुछ कैलकुलेट कीजिएगा, सी आएगा। और ये ए बी के सामने का जो है ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, ए बी का, इसको ले लेते हैं, एंगल बी के सामने का है तो इसको बी, ए सी बराबर बी है, ए बी बराबर, देखिए ये दूरी को बोल रहे हैं स्मॉल, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी आपको यहाँ पे हम नोट भी कर दे रहे हैं, ए सी इक्वल टू है बी और बी सी इक्वल टू है ए, क्या पता आप लोग फिर भूल जाओ कहीं, है ना, ए सी इक्वल टू सी, क्योंकि भूलना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। ठीक, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं आई। ठीक, अब देखिए इन सेंटर क्या होगा, इस केस में इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, ए के साथ, देखिए ए जो साइड है लंबाई उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, a1 x1 प्लस ए, देखिए a1 x1, ठीक है, प्लस ए x1 प्लस बी के साथ क्या चीज़ x2 है, तो बी x2 प्लस सी के साथ क्या है, सी के साथ x3, तो सी x3, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड की लंबाई। तो इससे जो आपका एक वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा x कोऑर्डिनेट। अच्छा, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ay1 प्लस बी के साथ by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी।
इस तरीके से हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। ये कोऑर्डिनेट आपको इन सेंटर का ये वाला पॉइंट x मिल जाएगा ये इससे, और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इससे। चूंकि ये प्लेन फिगर है तो इसमें x और y कोऑर्डिनेट ही होगा। मैंने 2D फिगर की चर्चा पहले स्टार्टिंग लेक्चर में भी आपको हम बोल दिए हैं कि हम इसको 2D फिगर में स्टडी करने वाले हैं। तो 2D फिगर में x और y कोऑर्डिनेट ही होगा, तो x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस कर लिए कि ये इन सेंटर होता है। देखिए एक्स सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। इस पे बेस्ट आपसे प्रॉब्लम भी नहीं आता और इसकी थोड़ी सी बल्कि कैलकुलेशन होता है आपका। इसके आपके सिलेबस में इस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं जनरली। आपको इस पर क्या राय है, आपका क्या कहना है कि सर इस पर भी बना दे कि नहीं बना दे, तो आप जैसा भी आपको लगे आप लोग बोल दीजिए, हम उसके अनुसार से काम कर देंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिए यही चीज़ क्या कहते हैं सरकम सेंटर में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आपस में मिलता है जिस पॉइंट पे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर ध्यान रखिएगा, तो वो जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। उसका कैलकुलेट करने का तरीका होता है थोड़ा सा बल्कि हो जाता है, जो सामने x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, फिर उस तरह से आपको y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस sin 2a प्लस, इस तरीके से हम लोग ऑर्थो सेंटर का सरकम सेंटर का कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है ये? तो अगर आपको लगता है कि वो भी बना दे तो ठीक है, बोल दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। आप लोग थोड़ा रिप्लाई करो जिससे हमें ये पता चल सके कि आप लोग का क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग रिस्पॉन्स करोगे फिर पता चलेगा कि आपको क्या मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्त इससे आगे। अब हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं इस सेक्शन के पूरे थ्योरी कंप्लीटेशन में। तो ये इन सेंटर से रिलेटेड आपको डिस्कशन रहा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दोस्त ट्रायंगल पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हालांकि हम आपको यहाँ पे पॉलीगॉन का भी एरिया निकालना सिखा देंगे, कोई भी है किसी का भी एरिया आपको निकालना होगा तो हम आपको सिखा देंगे। तो आप सभी को याद होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जी। देखिए पहले सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेट ए x1 y1 b x2 y2 and C x3 y3 are the coordinates of, are the vertices of triangle, are the vertices, शीर्ष है त्रिभुज का, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है दोस्त, ट्रायंगल का ये शीर्ष है। चलो भाई उस शीर्ष, इस तरह के शीर्ष वाले ट्रायंगल को भी बना दिया जाए। ठीक है, इस तरीके का शीर्ष वाले ट्रायंगल को ही बना दिया जाए, ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये वर्टिसेस वाले ट्रायंगल है दोस्त। इसका एरिया जो होता है आप सबको याद है, एरिया बराबर इसका होता है क्या है, ध्यान से दे बताइए, इसका क्या होता है 1/2 है ना, मॉड ऑफ, ध्यान रखिएगा मॉड लगाने, क्योंकि एरिया नेगेटिव होता नहीं तो आप क्या लगाओगे मॉड। मॉड मतलब मॉड क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। क्या होता है मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ क्या याद है आप लोग को, x1 इंटू का y2 माइनस y3 प्लस, ठीक है, x2 इंटू का y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू का y1 माइनस y2। ठीक है, और मॉड, ठीक है, और मॉड, ओके, मॉड लगा लेना है, मॉड।
मॉड इसलिए क्योंकि एरिया पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि निगेटिव आएगा तो हम उसको ऐसे हम लोग मैट्रिक में क्या करते थे, मॉड ज़्यादा कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं रहता था, तो निगेटिव आता था, तो कहते एरिया कांट बी निगेटिव सो वी राइट द एरिया इज पॉजिटिव, है ना, यही तो करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉड लगा देंगे ताकि एरिया हमको पॉजिटिव लिख सके। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये मॉड से रिलेटेड कुछ चिंता लगे तो आप डायरेक्ट निगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, क्लियर, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मॉड लेके ही काम करते हैं। अब दोस्त एक बात, ये एरिया आप देख रहे हो, है ना, अब इसी को निकालने का भी तरीका आप देख लो। अब थोड़ा डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसी को लिख लेते हैं, इसी तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म में। देखो अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटर्मिनेंट की तरीका से। आप लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का नाम सुने होइएगा, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है, और वो आपको पढ़ना रहता है ना, सिलेबस में आपके हैं, हो सके तो आप पढ़ चुके हो इससे पहले, अगर पढ़ चुके तो बहुत बढ़िया बात है। आपको पहले इससे पहले ही सेक्शन में, इससे प्रीवियस सेक्शन में आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ना था। तो चलिए आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अगर आप लोग अच्छे से जान रहे हैं तो देख लीजिए इसको, इस कॉन्सेप्ट को भी, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है। डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे इसको, x1 तीन तो कोऑर्डिनेट है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और ये 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। डिटर्मिनेंट को तोड़ना बहुत ही आसान, तोड़ लीजिएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/2, देख लीजिए 1/2। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1/2 हम लोग एक के लॉन्ग तोड़ते, तो यहाँ आपको देख लीजिए फॉर्मूला को देखिए, तो x1 x2 x3 है, तो हम लोग x1 ले लेके तोड़ेंगे, x1 x2 x3 यानी एक कॉलम के लॉन्ग तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, x1 इंटू का ये लिए तो ये गया क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3। आहा, मिल रहा है, देखो तो मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ फिर x2 लेंगे तो ये रो गया, ये कॉलम गया, ये रो गया, ये कॉलम, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस देखिए ये गया और ये गया और ये गया, y1 माइनस y3। दोस्त यहाँ देखो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम लेते हैं तो एक अल्टरनेट क्या कर लेते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो यहाँ आपको क्या कर लेना पड़ेगा, निगेटिव, ठीक है। अच्छा मिल रहा है क्या, अरे दर्द होने लगा, मैच ही नहीं कर रहा है, उल्टा है यार। चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा दोस्त इसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, फिर x3 लेंगे तो क्या कैसे टूटेगा, ये गया ये हो जाएगा y1 माइनस y2। अच्छा ये पूरा हो गया, ये मैच कर रहा है, अच्छा ये मैच कर रहा है, कितना बढ़िया है। हाँ हम लोग को बेसिक नॉलेज से भी देखेंगे तो अच्छा माइनस कॉमन लेंगे, प्लस हो जाएगा, फिर हमारा सेम बन जाएगा, कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये आप देख रहे होइएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वही सेम आ रहा है, तो इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग ऐसे भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कीजिएगा तो वही फॉर्मूला जो बेसिक आपका आता है, एक तरह से कर सकते, इसका डेरिवेशन भी कर सकते। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है, ठीक है दोस्त। अब चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल देखने के बाद हमको अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए कह दिया जाए, ये तो ट्रायंगल का एरिया है, आपको याद रखने का तरीका हम बता देते हैं, कुछ करना नहीं है। x1 1/2 तो आपको लेना है क्योंकि एरिया ट्रायंगल का हाफ 1/2 करके लेना है आपको, तो यहाँ 1/2 रखना है। मॉड को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे भी मॉड हो जाएगा, यानी पॉजिटिव लेना है इसको। अब देखिए यहाँ पे x1 x2 x3 आपको याद रखने हैं, पहले शुरू करना है y2 माइनस y3 से, ना होगा तो आप उसको याद रख सकते हैं, वही डिटर्मिनेंट खोल लीजिएगा, वहीं से हो जाएगा। ऐसे लिखिएगा, डिटर्मिनेंट ओपन करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना, मार्क्स डिडक्शन करने का कोई चांस नहीं है यहाँ पे, है ना,
मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप देख लीजिए ऐसे करेंगे, ये याद रखेंगे x1 x2 x3 और इसके बाद y2 से शुरू करेंगे। y2 से एक ज़्यादा क्या होता है, y3 को घटा देंगे, फिर y3 से जो एक ज़्यादा आएगा उसको y3 जो यहाँ पे वो लिखेंगे उससे एक ज़्यादा आएगा, y3 के बाद क्या आएगा, तो कुछ है नहीं तो y1 आ जाएगा, तो y1 घटा देंगे, फिर y1 लिख लेंगे और फिर उसके बाद ये आपको याद भी होगा, आपके ब्लड में होगा, हमें मालूम है ये चीज़ें, है ना, हमें मालूम है, विश्वास है कि आप लोग को ये चीज़ आता होगा एकदम डेफिनेटली। चलिए तो हम इस पे चर्चा अपना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अगर बात करें हम लोग एरिया ऑफ, हम लोग बात करें, इरेजर कहाँ है जी, अगर हम लोग बात करें इधर क्वाड्रिलेटरल की एरिया की, भाई क्वाड्रिलेटरल होता क्या है एक्चुअल में, इधर कम क्वाड्रिलेटरल हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा दोस्त, देखो ध्यान से, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल, हमें पता नहीं भाई क्या है, किसका क्या डायमेंशन, ए बी सी डी, ठीक। आपको क्या करना, चारों का कोऑर्डिनेट दिया है, दो ट्रायंगल में बांट लो इसको, चाहे जैसे भी बांटना आप चाहो, 1 2 3 ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, 1 2 3 ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, यानी इसका क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फिगर से ले लेते हैं, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो इस तरीके से आप कोई भी एरिया निकाल सकते हो, 3 कोऑर्डिनेट लेके इसका एरिया निकाल लेंगे प्लस इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आप निकाल लोगे। अब चलो दोस्त इसको छोड़ के हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। जनरली इस फार्मूला का यूज आप लोग ना करोगे एग्जाम्सन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना बल्कि क्वेश्चन आपको देता नहीं है ना, इतना बारीक क्वेश्चन आपको इस तरह से कैलकुलेटिव नहीं देता है, तो आप यूज कर लोगे एक स्टेयर केस फार्मूला होता है, जो कि IIT JEE मेंस में इस सब का एडवांस में सबका यूज करके जल्दी निकालने के चक्कर में किया जाता है, ठीक है। जो आपको बता रहे जनरल, वो किसी चीज़ के लिए आप निकाल सकते हो, ट्रायंगल का भी निकाल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल का भी निकाल सकते हो, पॉलीगॉन का भी निकाल सकते हो, ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हो। स्टेयर केस एक फार्मूला होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया जाता है जनरली, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको, है ना। तो ये दोस्त, ये उन बच्चों के लिए जो 12th भी किया है, शायद यूनिक होगा, है ना। जो बच्चे, आपको ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है, इट में भी कुछ बच्चे जानते भी तो ये अच्छी बात है, नहीं जानते तो हम लोग सीख लेंगे, और क्या, है ना, बस यही तो चल रहा है भाई। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सीख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हम लोग एक जनरल फार्मूला फॉर एरिया कैलकुलेशन, है ना, जनरल फार्मूला फॉर एरिया कैलकुलेशन, जनरल फार्मूला फॉर एरिया कैलकुलेशन। ये आप किसी के लिए भी निकाल, लेकिन ध्यान रखिए ये ऑब्जेक्टिव में काम आपको आएंगे। देखिए जिसको हम लोग स्टेयर फार्मूला कहते हैं, ये है स्टेयर फार्मूला, ठीक। अब चलिए हम आपको जनरल बताते हैं। लेट्स, एक पॉलीगॉन है n साइड का, ठीक है, n साइड का पॉलीगॉन है, हमें नहीं पता तो हम एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, इसमें n साइड का पॉलीगॉन बना लेते हैं, ठीक है। अब बीच में डॉटेड लाइन देने का मतलब है कि और भी n साइड है, ठीक है। अब एक A B C D E F एंड सो ऑन इस तरीके से है, और इसका कोऑर्डिनेट्स आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6 एंड xn, मान लीजिए n आ गया,
अब देखिए, अब सीधा सा बात है कि एरिया तो क्लोज फिगर का ही होता है, आप नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए। एरिया हमेशा किसका निकालते हैं हम लोग? क्लोज्ड फिगर का, ठीक है। क्लोज फिगर मतलब बंद आकृति का। तो ये फाइनली कहाँ पे जाके बंद होगा? x1 y1 पे जाके बंद हो जाएगा। नहीं, ये फाइनली ये पॉइंट के बाद क्या बनेगा? x1 y1, तो फाइनली क्लोज होगा। इसके बीच में और भी कई साइड्स है, ठीक है, मतलब n साइड्स है, कोई भी हो, किसी भी टाइप का इन क्लोज फिगर। तो देखिए कितना मज़ेदार। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम आपको कैलकुलेशन करना सिखाते हैं कि कैसे कैलकुलेट कीजिएगा आप एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्त, ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला, हम कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला है, इसके लिए हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ एन साइड पॉलीगॉन, ठीक है, एन साइड पॉलीगॉन, ठीक। क्या हो जाएगा ये एरिया? ये आपका एरिया हो जाएगा। देखिए दोस्त क्या होगा, पहले आपको इस तरीके से कर लेने हैं, ठीक। आपको पहले ऐसे लिख लेने हैं। कैसे लिख लेने? सो देखिए कैसे करना है, बहुत ही आसान। आपको करना क्या है? सो देखते जाइए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 डॉट 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 xn yn। और फिर देखिए ऐसे आते 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 फाइनल हम क्लोज बंद करना तो कहाँ पहुँचेंगे? x1 y1 पे। तो यहाँ लास्ट में फिर क्या लिखना मत भूलिएगा, x1 y1, ठीक है। अब करना क्या है? ये बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, इसको करना क्या है? इसको एरिया जो होगा इसका 1/2 भी करना है ना। इसको लिखना कैसे है? सो देख लो, ऐसे लिखना है, ठीक है। कैसे करना है? सो देखो, आपको करना नीचे से शुरुआत करनी है, ठीक है, नीचे से शुरुआत करनी है। कैसे नीचे शुरुआत करेंगे? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो ये x1 हो जाएगा yn से मल्टीप्लाई, इससे पहले वाला उससे जस्ट पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये इससे पहले क्या होगा? yn से पहले yn-1 होगा, yn-2 होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते जाएगा। ये x4 किससे होगा? देखिए ध्यान से, x1 इससे होगा, xn जो एक उससे पहले वाले से होगा, x5 क्या होगा? उससे x5 होगा, x यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था, ये 4 था, x4 वाले से हो जाएगा। इस तरीके से एक कम वाले से x3 इससे होगा और ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, नहीं, इस तरीके से ये आते चला जाएगा। ये एक y3 से होगा, बीच में और भी होगा, जितना रहेगा उसके अनुसार से। अब देखो, तो आपको इसको मल्टीप्लाई के कैसे लिख लेना है? देखिए कैसे, ध्यान सुनिएगा, ये मॉड लगा दीजिए, मॉड एरिया है चूंकि मॉड लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? देखिए तो x1 yn प्लस अगला xn yn-1 प्लस xn-1 yn-2 एंड डॉट 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 प्लस और क्या हो जाएगा? इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, सो ऑन x3 y2 से प्लस x2 y1 से, यहाँ तक इस तरह से जितना रहेगा हमारे पास सबको लिख लेंगे। बीच में डॉट डॉट निकालना, इसके बीच में बहुत सारे आएंगे, इस तरह से लिख लेना है। माइनस, देखिए ध्यान से, फिर इस पूरे को, ये पूरा का जो वैल्यू आएगा उस पूरे वैल्यू में से घटाना है। कौन सा वैल्यू घटाएंगे? माइनस, ऊपर से आप मल्टीप्लाई करते आ जाइए, ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसी तरह से आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, xn-1 होगा, यहाँ पे xn-1 होगा, उसका इससे होगा, और xn का क्या हो जाएगा? y1 से हो जाएगा, इस तरीके से। तो आप इसको लिखेंगे हम लोग कैसे? एक यहाँ से हम लोग करेंगे x1 माइनस x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस डॉट 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 xn-1 या xn-yn लिख लो, xn y1 हो जाएगा, ठीक है, फाइनल इस तरीके से।
और ये आपका मॉड बंद हुआ। ठीक, इतना काम कर लेना है मॉड के अंदर में, इसको लिख लेना है, फिर इसको लिख के घटा लेना है दोनों का, जो निगेटिव है पॉजिटिव है मॉड से पॉजिटिव बन जाएगा। और फाइनली बट्टा 2 कर देना, 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, तो आपको ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ये आप ट्रायंगल पे भी लागू कर सकते हैं, बट आपको बोल रहे हैं बार बार कि आपके ये मतलब ये ऑब्जेक्टिव जो बड़ा प्रॉब्लम इस तरह से दे दिया है, तो ऑब्जेक्टिव का आंसर फाइंड करने में बहुत मदद मिलता है। हम इस पे एक प्रॉब्लम आपको करके बताएंगे जिससे कि ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एरिया हम लोग पता करते हैं दोनों फार्मूला से। ठीक है, स्टेयरकेस से भी ट्रायंगल का, ताकि आपको एक ये जो हम बताए हैं उस चीज़ को आपको आपके ब्लड में इस चीज़ को आ जाने में आसानी हो, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया पर एक एग्जांपल भी हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, ठीक है, क्या हो जाएगा 3,4 -4,3 और 5,6, ठीक है, एंड 5,6। ये ट्रायंगल का वर्टिसेस का एरिया निकालना है दोस्तों। तो एरिया हम लोग पहले उस वाले मेथड से निकालते हैं, फिर इस वाले मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले फटाफट उस वाले मेथड से निकाल लेते हैं। चलिए एरिया बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, डायरेक्ट शुरू करें। ये आपका x1, ये y1, ये x2, y2, x3। कैलकुलेशन मिरर न हो इसके लिए जल्दी से कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ, ठीक है, x1 3 इंटू क्या होता है y2 माइनस y3, यानी y2 कितना है 3 माइनस y3 है 6, ठीक, प्लस x2 है -4 इंटू का क्या हो जाएगा y3 यानी 6 माइनस का y3 के बाद y1 हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा जी यहाँ पे प्लस x3 है 5 क्या हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्त, ये था y3 माइनस y1, ये हो जाएगा y1 कितना है 4 माइनस y2 कितना है -3। देख लीजिएगा आप लोग ये कैलकुलेशन 1/2, ये हो जाएगा -3 -9, ये हो जाएगा +2 तो हो जाएगा -8, ये हो जाएगा आपका 1 तो +5, यहाँ से आपका आ जाएगा ये 5 -17 तो 17 -9 तो हो जाएगा आपका 17 और इधर बच जाएगा यानी 5 -3 -12 अपॉन 2 यानी 12/2 बराबर 6। ठीक है, यही आ रहा है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, अब चलिए दूसरे वाले मेथड से करके देखते हैं, स्टेयरकेस फार्मूला से। अब इसी चीज़ को चलते हैं स्टेयरकेस फार्मूला से। ठीक है, स्टेयर फार्मूला बस फटाफट कीजिए। क्या करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, एक टेबल में लिख लेना है। ये हो जाएगा 1/2 ऑफ इसका क्या लिखना है इस टेबल में, x1 y1 3 4 -4 3 और 5 और 6। ठीक है, ये लिख लेंगे। इसके बाद लिखने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में ये लिखना नहीं भूलते थे, ये पॉइंट लिख लेंगे 3 और 4। फाइनली क्या करेंगे 1/2। करना क्या है इसमें दोस्त, 1/2 करना क्या है, मॉड तो लेना ही है। करना क्या, वैल्यू क्या आएगा, देखो ध्यान से, करना क्या था, नीचे से ऊपर की ओर पहले मल्टीप्लाई करना था, नीचे से ऊपर की ओर, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको कर लो। 36 18, ये 5 15 और ये हो जाएगा -16। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ। अब ऊपर से नीचे की ओर करना था, इससे 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 कितना 3 3 9 हो जाएगा -24। अच्छा -24 और इधर हो जाएगा 5 20 प्लस 20। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जरा सा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। क्या 20 30 30 33, ये हो जाएगा आपका 33
33 माइनस 16 माइनस इसका हो जाएगा कितना आपका 24, तो -4 तो इधर +5, तो यानी -5। देख लेते हैं इधर कितना आ रहा है, 1/2 और इधर आ जाएगा 21। 33 माइनस 21 तो इधर आ जाएगा 12, यानी आ जाएगा आपका ये पॉजिटिव में ही आ रहा है 12। देख लेते हैं एग्जैक्टली पॉजिटिव में ही आ रहा है 12, तो ये आपका हो जाएगा 12/2 बराबर कितना आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं पॉजिटिव में, तो ये 6, यानी 6 यूनिट इसका एरिया आ जाएगा यूनिट स्क्वायर, और इसका भी आ जाएगा 6 यूनिट स्क्वायर। क्या दोनों का सेम आ रहा है? तो दोस्त आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन ये एग्जाम से नहीं ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। किसी के लिए कितना भी बड़ा रहे, क्वाड्रिलेटरल रहे, पॉलीगॉन रहे, सब में लगा सकते हैं। समझ में आ रहा बात? तो ये आपको टिप्स एंड ट्रिक के रूप में आपके लिए हम रख दिए हैं, लेकिन काम आपको इस तरीके से करना है। आप डिटरमिनेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको, बाकी ये किसी पे लागू कर सकते हैं। तो ये था एक जनरल फार्मूला जिस पे आपको हम क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, बेसिक जाके आपको पता चल सके कि सच में सही फार्मूला है। अब चलिए दोस्त थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हुए एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जो हम लोग का इस सेक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक है, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, हेडिंग होगा कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। सबसे पहली बात कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स में जो हम लोग डिस्कस करें, सबसे पहली बात ये कि हम आपसे पूछेंगे कि क्या एक पॉइंट की कोलिनियरिटी की चर्चा कर सकते हैं? कोई बात ही नहीं एक पॉइंट की कोलिनियरिटी के लेके, ठीक। 2 पॉइंट की, तो 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर ही होते हैं। ध्यान रखिए बात को, समझिए इस चीज़ को। ए और बी है ना पॉइंट, टी हमेशा कोलिनियर होता है। 2 पॉइंट कहीं किसी प्लेन में ले लीजिए, वो हमेशा क्या रहेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। 2 पॉइंट, एक पॉइंट की बात नहीं करेंगे, 2 पॉइंट की बात अगर करेंगे तो 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर ही होते हैं। तो 2 पॉइंट की कोलिनियरिटी की चर्चा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तब आते हैं 3 पॉइंट पे, ठीक है। तो 3 पॉइंट कहने का मतलब क्या, जब तीनों पॉइंट, ध्यान से, कोलिनियर कहने का मतलब क्या, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तब वो तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। एक ही लाइन मतलब एक ही लाइन में, ध्यान रखिएगा, एक लाइन मतलब एक ही लाइन में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए इस चीज़ को, हम लोग बात करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब जैसे ही ये सब 3 पॉइंट्स की चर्चा आई हमारे दिमाग में ट्रेंगल का फिगर आने लगा। अच्छा, ट्रेंगल में भी 3 ठो वर्टेक्स होते हैं, यानी ए बी सी। दोस्त अभी बताओ क्या बी और सी कोलिनियर है? यस। ए और बी कोलिनियर है? यस। ए और सी कोलिनियर है? यस। आपसे पूछेंगे क्या ए बी सी कोलिनियर है क्या तीनों पॉइंट? हम सब का आंसर होगा नो, ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में नहीं है। ऐसे तो बी सी एक लाइन में था, ए बी एक लाइन में था, लेकिन ये तीनों ए बी सी एक ही लाइन में नहीं है, मीन्स कोलिनियर नहीं है। तो जरा हम एक काम करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं इसको कोलिनियर बनाने का। करना क्या पड़ता है सो देखिए, कोलिनियर बनाने के लिए चलिए हम थोड़ा सा एक काम किए, इस पॉइंट को, ए पॉइंट को थोड़ा सा आगे किए, ठीक, आगे किए ए पॉइंट को, ओके। अच्छा, ए अभी शिफ्ट यहाँ करा है, अभी भी कोलिनियर नहीं है ए डैश पे, ठीक। फिर क्या किए, इसको यहाँ लाए और शिफ्ट कराए, अभी भी कोलिनियर नहीं है ए डबल डैश पे, नया पोजीशन दिए। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं, ऐसे देखिए ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोलिनियर कब हो जाएगा, ये अभी भी नहीं है। ए ट्रिपल डैश अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा तो हम कहेंगे कोलिनियर है कि नहीं है तीनों, तो आप क्या बताओगे, अब कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन जरा सा देखो इसी के क्रम में क्या हुआ, जैसे जैसे ये पॉइंट इस कोलिनियर के करीब आते जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कम होते जा रहा है। देखो तो पहले बहुत ज़्यादा था, अब कमा, अब और कमा, अब और कमा, और अब कमा, फाइनली कहाँ यहाँ पर आ गया तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0।
मज़ेदार कॉन्सेप्ट निकल के यहाँ से आया कि जब कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो तीनों पॉइंट से पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे ही 0 आएगा हम कह देंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर है। मतलब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ तीनों पॉइंट से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तब जाके तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर। कितना आसानी से आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें कि कोलिनियर कब होगा, कोलिनियर क्या मतलब है। आपको क्या करना है, 3 पॉइंट दिया रहेगा, कोलिनियर है कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर लो। हालांकि हम आपको 3 मेथड बताएंगे कोलिनियरिटी चेक करने का। पहला मेथड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दूसरा मेथड तो आप जान ही रहे हो, तीसरा एक और है जो स्लोप मेथड से बताएंगे, जिसमें कि आपको लाइन जब पढ़ाएंगे वहाँ स्लोप बताएंगे, तो वहाँ भी आपको हम एक चीज़ समझा देंगे कि कब ये जाके कोलिनियर हो जाएगा। स्लोप बराबर होता है तब भी कोलिनियर हो जाता है, उससे भी हम लोग निकालते हैं, तो वो आगे हम स्लोप सिखाएंगे, वहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक, अभी 2 मेथड देख लेते हैं। तो पहला मेथड तो आप सीख गए, आपको जो पसंद आए उससे जा सकते हो। ज़्यादा बढ़िया रहता है कि आप ट्रायंगल मेथड से जाए, लेकिन सबसे आसान होता है स्लोप मेथड, जो हम आपको आगे नेक्स्ट बताएंगे। ये समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा ये फर्स्ट मेथड था, मेथड फर्स्ट। दोस्त एक बात बताओ, 3 लड़का है भाई, एक लड़की भी ले लो, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ये ले लो ऐश्वर्या राय। ये तीनों सेम नाम हो जाएगा, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय फिर आ जा रही है। ठीक, ABC लो भाई, छोड़ो क्या करोगे, कोई और ले लो, जो भी नाम आपको, कैटरीना ले लो बीच में। अब देखो दोस्त, ध्यान से सुनो, ये सलमान खान खड़ा है, ये कैटरीना है, और इधर अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, जो आमिर खान, जो भी लेना है ले लो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, एक्चुअल में होगा क्या, दूरी देखो ध्यान से सुनो। अगर तीनों एक ही लाइन में होगा तो वहां पे एक घटना जरूर होगा। क्या घटना, कि किसी दो का दूरी का जोड़ पूरे के बराबर जरूर होगा। 2 के दूरी का जोड़ पूरे के बराबर होगा। अगर इसमें से कोई भी इस लाइन में नहीं होगा, ध्यान सुनिएगा, के पॉइंट अगर डिफरेंस अगर होता है तो दोनों का जोड़ इस दोनों के बीच के डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा। जैसे इस पॉइंट, अभी ये दूरी निकाल लेंगे, अगर मान लीजिए अभी लाइन में नहीं खड़ा है, अभी लाइन में नहीं खड़ा है, कैटरीना कहीं अलग है लाइन से, तो ये दूरी और ये दूरी का जोड़ हमेशा इस दोनों पॉइंट के एंड के बीच की जो दूरी निकालेंगे उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर तीनों एक ही लाइन में है, कोलिनियर अगर है तीनों पॉइंट यहाँ से, तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये दूरी और इस दूरी का, 2 छोटे सा दूरी का जोड़ बड़े वाला दूरी के बराबर होगा। तो 3 पॉइंट से आप इस दोनों कोऑर्डिनेट से ये दूरी निकाल लीजिए, इस दोनों के कोऑर्डिनेट से ये दूरी निकाल लीजिए, इस दोनों के कोऑर्डिनेट से ये दूरी निकाल लीजिए। अगर इस दोनों का दूरी का जोड़ ये इसके बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर है। नहीं हुआ बराबर तो कोलिनियर नहीं है। तो ये दूसरा मेथड 2 के भी आप यूज कर सकते हो, आप लोग इसका यूज किए भी होइएगा। लेकिन इससे पहले आपको कोई टीचर कैटरीना का, सलमान खान से भेंट नहीं कराया होगा। चलो ठीक है, आप लोग भेंट कर लियो, आप लोग तो पहले ही खुद से भेंट कर लिए हो। चलो ठीक है, देखो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ एस ए बराबर एस के प्लस के, देन एस के एंड ए आर कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको कोलिनियरिटी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमें अब हम लोग को चलना किधर है, हम लोग को चलना है नेक्स्ट लाइन की तरफ। वहाँ पे हम आपको बताएंगे स्लोप के बारे में। ठीक है, हम आपको बताएंगे स्लोप के बारे में। ये एक तरह से आपका पॉइंट और डिस्टेंस की पूरी जो कहानी है, यानी जो आपको जो थ्योरी पोर्शन है, हम लोग कंप्लीट कर लिए अभी तक। यही बेसिक जानकारी आपको पॉइंट और डिस्टेंस में
चाहिए थी। इसके बाद हमारा सेक्शन होता है लाइन पर, लेकिन इससे पहले इसको केवल पढ़ लेने से, थ्योरी पढ़ लेने से आपको एग्जामिनेशन में आप अच्छे वर्क नहीं कर पाओगे, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। यही तो सबसे बड़ा सीक्रेट है स्टडी का। आपको करना पड़ेगा इस पे ढेर सारे प्रॉब्लम्स। तो एक प्रॉब्लम का लिस्ट तो हम कराएंगे अभी, और इसके बाद आप अपने बुक से कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी बुक आपके पास होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, किसी बुक से आप कर लो आराम से, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम भी होता तो आप कमेंट बॉक्स में लेकर, मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है उस पर आप जाके कमेंट करो, हम बताएंगे। तो आपको करना क्या है एक्चुअल में कि अभी हम क्या करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट पे सब कैटेगरी में से जो भी कैटेगरी का क्वेश्चन सब बनते हैं, जो अच्छे अच्छे, उस सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे। देखते हैं कितना हो पाता है क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ताकि आपको ज़्यादा ना बुक भी पढ़े तो आपको काम कर चल जाए। हाँ, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस खुद से करोगे तो मैथमेटिक्स का यही फॉर्मूला है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट हो, तो जनरल लाइफ का ही फॉर्मूला है, और आपको मैथ में बहुत ज़्यादा काम करता है। प्रैक्टिस से आप मैथमेटिक्स में आपका बिल्डअप बहुत बनता है। तो आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी थ्योरी जितना आपको चाहिए ना, कहता कि हमको सवाल में सोच ही नहीं पा रहे, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिए कि किस किस तरीके से अप्रोच रहने वाला है, ठीक है। अब बाकी रहा तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के थ्रू, सारे चीज़ को। तो एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और पूरे को एक दिन पहले पूरे समरी को एक बार अच्छे से देख लीजिए, और फिर प्रॉब्लम करके आप जो हम प्रॉब्लम का सेशन कराएंगे उसको वहाँ से आगे स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। देखना, तो हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को। तो दोस्त, अभी तक हम लोग पूरे पॉइंट एंड डिस्टेंस के सारे थ्योरी देख लिए। अब आपको करना क्या है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ला रहे हैं आपके लिए प्रॉब्लम्स का क्लास, ठीक है। मतलब जितने भी थ्योरी पढ़े हैं इस पे बेस्ड एक लेक्चर हम लोग और अटेंड करेंगे, जिसमें इस पे बेस्ड पूरा प्रॉब्लम्स कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग कीजिए क्या कि जब तक आप थ्योरी अपलोडेड थ्योरी पूरा पढ़ के रखिए, फिर प्रॉब्लम्स आएगा तो हम लोग, आप भी कीजिएगा, हम भी करेंगे, मिल के पूरे प्रॉब्लम्स को डील कर लेंगे। अगर आपको फिर डाउट कुछ रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स की बात कर लीजिएगा। और फिर से एक बार आपको बार बार कहेंगे कि हम यही कहेंगे कि दोस्त एक काम कर लिया जाए कि आप इसको जितना अधिक से अधिक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के साथ शेयर करो उतना बढ़िया रहेगा। क्योंकि मेरे लिए पहले ही बोले कि मेरे लिए मोटिवेशन ये है कि आप लोग अधिक जुड़ के रहोगे तो हम और भी मोटिवेट होकर काम करने के लिए प्रेरित रहेंगे। वैसे कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का काम और भी फास्ट हो, जितना तेज़ी से तेज़ी हो ला सके, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन भी बहुत कम ड्यूरेशन का ही होता है। तो हम कोशिश करते हैं, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके, ब्रॉड कीजिए जितना जल्दी, और मेरे लिए भी रहेगा सुविधाजनक और आपके लिए तो है ही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ प्रॉब्लम्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। थैंक्स आज के लिए।